गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली आपका एसटीपी प्रोटेक्शन के ऊपर जाएगा। एसटीपी प्रोटेक्शन मतलब हो सकता है आपका एसटीपी के वजह से या फिर एसटीपी में कोई दिक्कत अगर हो रहा है, या फिर हो सकता है कोई यूज़र, ऐसा भी कोई यूज़र होते हैं ना, हमेशा आपके नेटवर्क में जो यूज़र होते हैं वो आपको वाइट यूज़र देखने को नहीं मिलेंगे, कोई ब्लैक यूज़र भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके नेटवर्क में हो सकता है कोई यूज़र ऐसे जो जिनका काम है नेटवर्क को एक्सेस करना और नेटवर्क को यूज करके जो भी उसका काम है वो काम उनका जो है एग्जीक्यूशन करना, या ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन आपको ऐसे कुछ भी यूज़र मिल सकते हैं जो आपको नेटवर्क में आपको क्या देखने को मिलेंगे कि वो नेटवर्क को एक्सेस करके नेटवर्क के साथ कुछ छेड़खानी करने के मतलब छेड़खानी या फिर नेटवर्क के साथ कोई दिक्कत क्रिएट कराना, ये सारे चीज़ करने के लिए भी कोई यूज़र आपको देखने को मिल सकते हैं। हर एक यूज़र का इंटेंशन जो होता है ना वो सही नहीं होता है। या फिर हो सकता है गलती से आपने अगर कोई डिवाइस गलत जगह पे आपने इंस्टॉल कर दी या फिर कोई प्रिकॉशन वगैरह नहीं लिया, तो उस केस में भी आपका क्या हो सकता है, नेटवर्क में कुछ दिक्कत हो सकते हैं एसटीपी के वजह से। ठीक है, मतलब एसटीपी के जो आपका नेटवर्क बना है उसमें कुछ दिक्कत हो सकते हैं। तो अब के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे टेक्निक्स देखेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क में अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो उस दिक्कत को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एसटीपी प्रोटेक्शन बेसिकली आपका कुछ सिक्योरिटी टॉपिक्स है। स्विचिंग में आप ऐसा भी मान सकते हो, एसटीपी में जो हम यूज करते हैं। तो इसमें बेसिकली आपका क्या है, आपके पास प्रोटेक्शन के लिए टोटल 5 फीचर आपके पास है, जिसमें से 4 फीचर आपके इथरनेट केबल और फाइबर ऑप्टिक दोनों के लिए आपका काम करेंगे। लेकिन पांचवा वाला फीचर अगर आपके पास मतलब फाइबर से आपके डिवाइसेस कनेक्टेड है तो उस केस में आपका सिर्फ काम करेगा। तो हमारे पास एसटीपी की जो प्रोटेक्शन टेक्निक हमारे पास है, तो सबसे पहले हमारे पास एक जो टेक्निक है वो है आपका रूट गार्ड। दूसरे हमारे पास है बीपीड्यू गार्ड। तीसरे हमारे पास है बीपीड्यू फिल्टर। चौथा है लूप गार्ड और पांचवा है यूडीएलडी। ठीक है, तो इसमें रूट गार्ड, बीपीड्यू फिल्टर और लूप गार्ड चारों को आप एक्सेस कर सकते हो। मतलब आपके जो भी प्रैक्टिकल वगैरह आपको करना है, कमांड वगैरह चला के ये आप कर सकते हो। लेकिन यूडीएलडी का आप टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा डिवाइस फाइबर ऑप्टिक के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूट गार्ड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो रूट गार्ड के बारे में, एक्चुअली रूट गार्ड आपका एक टेक्निक है जो कि आपके नेटवर्क में अगर कुछ दिक्कत आता है तो एक तरह का दिक्कत को ये प्रिवेंट करेगा। लेकिन वो दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले हम उससे समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देखो, आपके नेटवर्क में ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने आपको कुछ टर्म्स एसटीपी के बारे में बताया था, छोटे मोटे टर्म्स कुछ, फिर भी मैं आपको रिवाइज करा लेता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। तो सबसे पहले एक टर्म मैंने आपको बताया था कि आपके जो एक्सेस पोर्ट होते हैं ना, वो एक्सेस पोर्ट हमेशा आपका क्या होते हैं कि एक्सेस पोर्ट में कोई अगर बीपीड्यू रिटर्न रिसीव नहीं होता है आपके स्विच को, तो एक्सेस पोर्ट आपका क्या बोलते हैं, क्या बन जाते हैं, आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाते हैं सबसे पहले। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ये अगर स्विच और ये आपका एक्सेस पोर्ट था, इसके साथ कोई डिवाइस आपका पीसी कनेक्ट है, तो आपके डिवाइस क्या करता है, हमेशा आपके स्विच एक्सेस पोर्ट एंड ट्रंक पोर्ट दोनों पोर्ट से बीपीड्यू मैसेज भेजता है। जो एसटीपी का हेलो मैसेज आप मानते हैं, वो मैसेज आपका एक्सेस पोर्ट से भी जाता है। अगर आपके पास ट्रंक पोर्ट है तो ट्रंक पोर्ट से भी आगे भेजा जाता है। मतलब स्विच के पास जितने भी पोर्ट है, सारे पोर्ट से वो क्या करता है, वो मैसेज को आगे भेजता है। ट्रंक पोर्ट से जब वो मैसेज आगे जाता है तो ट्रंक पोर्ट में क्या होता है, आपके पास और एक स्विच कनेक्टेड होता है, तो वो स्विच भी वापस क्या करता है, एक एसटीपी का मैसेज भेज देता है। तो आपका इलेक्शन होने के बाद उस पोर्ट का जो भी रूल है, मतलब जो भी रोल उसका बनता है, मतलब ब्लॉक पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट या फिर रूट पोर्ट, वो पोर्ट आपका बन जाता है। लेकिन एक्सेस पोर्ट में बेसिकली क्या होता है, आपके एंड डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। एंड डिवाइस मतलब आपके पास कोई सर्वर हो सकता है, विंडोज पीसी, लिनक्स पीसी, या फिर आपके पास कोई मैकबुक वगैरह होते हैं जो वो आपका कनेक्टेड हो सकता है। तो उस केस में ये डिवाइस के पास कोई स्विचिंग वाला कैपेबिलिटी नहीं होता है, तो ये कोई भी बीपीड्यू आगे जो है भेज नहीं पाता है स्विच की तरफ। तो स्विच क्या करता है, 20 सेकंड तक ये बीपीड्यू बार बार भेजता रहता है। अगर उसे बीपीड्यू का कोई रिटर्न रिप्लाई नहीं आता है तो ये पोर्ट को ऑटोमेटिकली ये डेजिग्नेटेड पोर्ट बना देता है, और स्विच को लगता है कि ये पोर्ट से हो सकता है कोई एंड डिवाइस मेरा आगे कनेक्टेड है। ठीक है, और डेजिग्नेटेड पोर्ट बनाने का यही मकसद इसका है कि आगे जो डेटा है वो ट्रांसफर हो सके। तो आपका ये छोटा सा 2 टर्म मैंने आपको बताया। सबसे पहले टर्म आप ये याद रखो कि स्विच हमेशा एक्सेस पोर्ट एंड ट्रंक पोर्ट सारे पोर्ट से बीपीड्यू भेजता है। दूसरे वाला आपका हो गया कि जब भी आपके कोई एक्सेस पोर्ट होते हैं तो स्विच क्या करता है, कुछ बीपीड्यू कंटिन्यूसली भेजता रहता है, और उससे अगर कोई बीपीड्यू रिटर्न में नहीं मिला तो वो क्या करता है, उस पोर्ट पर डेजिग्नेटेड पोर्ट बना देता है। अब देखो, एक छोटा सा अटैकिंग सिनेरियो के ऊपर मैं बात करके चलता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक विंडोज पीसी है
और आप देखे होंगे, अगर आपने पढ़ा होगा या फिर थोड़े भी आपके पास नॉलेज होगा, तो आपके पास VMware और आपके पास वर्चुअल बॉक्स, इस तरह का कुछ वर्चुअल टेक्नोलॉजी आपके पास होते हैं, कुछ वर्चुअल एप्लीकेशन आपके पास होते हैं। वो एप्लीकेशन का आपका काम क्या होता है, अगर आप अपने पीसी के ऊपर उस एप्लीकेशन को चला लेते हो, फिर उस एप्लीकेशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, कुछ इमेजेस वगैरह डाल के दूसरा पीसी भी आपके पीसी के अंदर वर्चुअली आप बना सकते हो। इसी तरह अगर आप चाहो तो वर्चुअल बॉक्स में भी आपको बहुत सारे वर्चुअल बॉक्स VMware वगैरह के लिए वर्चुअल इमेज भी आपको मिलते हैं, स्विच वगैरह के लिए। आप चाहो तो उनको भी यूज करके आपके पीसी के अंदर और एक स्विच भी आप कनेक्ट करा सकते हो। और फिर आप क्या करा सकते हो, उसमें टेक्नोलॉजी आपका ऐसा होता है, ये आपका मेन पीसी आप मान लो, जो आप ओरिजिनल विंडोज यूज करते हो। इस पीसी के अंदर मैंने एक VMware डाल दिया। इस VMware का मैंने क्या बनाया, एक लॉजिकल स्विच मैंने बना लिया, आप इस तरह का समझ सकते हो। और बनाने के बाद मैंने क्या किया, मेरे पीसी में एक NIC है, इस NIC और इस ये जो स्विच मैंने बनाया, इसकी NIC के बीच मैंने एक ब्रिज कर दी। एक ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी आपका आता है, दो NIC को सिलेक्ट करके अगर आप राइट क्लिक भी कर देते हो तो उस केस में ब्रिजिंग का ऑप्शन आपके विंडोज में भी देखने को मिलता है। तो ब्रिज करने के बाद क्या होगा, मेरे ये जो पोर्ट है ना, यहाँ से ये जो स्विच जो भी मैसेजेस जनरेट करेगा, इस पोर्ट से भी आपका आगे जाएगा। और ये पोर्ट मेरा कहाँ से कनेक्ट है, आप मान लो ये वाला पोर्ट जो एक्सेस पोर्ट था, इस एक्सेस पोर्ट से कनेक्ट था, ठीक है। तो एक्सेस पोर्ट से कनेक्ट है, मतलब ये मेरा अभी स्विच हो गया, ये पीसी मेरा अभी स्विच की तरह काम करने लगा। तो अगर अभी यहाँ से मेरे स्विच कोई BPDU मैसेज आगे भेजता है ना, तो ये डिवाइस भी आगे एक BPDU मैसेज भेज देगा। आपके पीसी को कोई अटैकर वगैरह है या फिर कोई हैकर वगैरह है जो क्या चाहता है, आपके नेटवर्क में कोई दिक्कत चाहता है, तो वो ऐसा भी कर सकता है। आपके पीसी के अंदर वर्चुअल बॉक्स वगैरह में या फिर VMware वगैरह में वो क्या कर सकता है, एक स्विच के इमेज डाल के आपके पीसी को स्विच बना के वो स्विच के तरफ भी क्या कर सकता है, एक BPDU मैसेज भेज सकता है, ठीक है। अगर मान लो BPDU मैसेज उसने भेज भी दिया आपको तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो डेटा एक्सेस के लिए है, तो वो BPDU मैसेज भेज रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक टर्म मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके स्विच में क्या होता है, एक रूट ब्रिज आपका होता है, और रूट ब्रिज के पास आपका जो है ना, जो आपका कन्वर्जेंस होता है, आप सेंट्रलाइज डिवाइस भी आप रूट ब्रिज को एक तरह के मान सकते हैं। मतलब रूट ब्रिज को देख के ही आपके नेटवर्क में कन्वर्जेंस, मतलब आपका नेटवर्क का कन्वर्जेंस, मतलब आपका कौन सा वाला रूट ब्रिज, कौन सा नॉन ब्रिज और नॉन रूट ब्रिज, और आपका पोर्ट का जो आपका क्राइटेरिया है, मतलब पोर्ट का जो रोल है, वो आपका डिसाइड हो जाता है। तो उसके वजह से आपका क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं तो आपका ऐसा है, अगर ये आपका रूट ब्रिज है तो इस केस में अगर और एक आपके पास कुछ नॉन रूट ब्रिज आपके पास लगे हैं, तो ये रूट ब्रिज के वजह से ही आपका जो इलेक्शन होता है ये आपका ब्लॉक पोर्ट बन जाता है, ये या फिर ये कोई भी आपका ब्लॉक पोर्ट बन जाता है, ये सारे पोर्ट आपका रूट पोर्ट बनते हैं। तो इसके लिए आपका क्या होता है, अगर ये डिवाइस कोई डेटा भेजना चाहता है यहाँ पे एक डिवाइस को, तो ये आपका इस तरह से आता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि रूट ब्रिज के वजह से आपका क्या हुआ, जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के वजह से आपका पोर्ट रोल डिसाइड हुआ, और पोर्ट रोल डिसाइड होने के बाद आपका पाथ मैनिपुलेशन हो गया। तो हो सकता है ये डिवाइस क्या कर सकता है, जब भी रूट ब्रिज में आपका क्राइटेरिया है कि जो लोएस्ट रूट ब्रिज आईडी, मतलब जिसका प्रायोरिटी सबसे कम है और ब्रिज आईडी सबसे कम है, वो रूट ब्रिज बन सकता है। तो ये डिवाइस ऐसा कर सकता है ना, जो BPDU आगे भेज रहा है इस स्विच में वो प्रायोरिटी कम कर सकता है, करके आगे अगर भेज देता है तो आपके पूरे नेटवर्क के लिए ये रूट ब्रिज बन जाएगा ना। तो आपके नेटवर्क में फिर इसके अकॉर्डिंग जो है ना, आपका पूरा नेटवर्क का कन्वर्जेंस जो है वो चेंज हो सकता है, और उसमें भी कुछ दिक्कत आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा कुछ जो आपका प्रॉब्लम है ना, ये डिवाइस क्रिएट कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए आपके पास एक प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी है, जो आपका नाम क्या है उसका, रूट गार्ड करके, ठीक है। रूट गार्ड हमेशा हम कहाँ पे एनेबल करेंगे, जितने भी हमारे पास एक्सेस पोर्ट्स है ना, उस एक्सेस पोर्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, रूट गार्ड को एनेबल करेंगे। मैं लिख लेता हूं, ठीक है। और ये एक ओपन स्टैंडर्ड टेक्निक है, जितने भी टेक्निक के बारे में आपको कंटिन्यूसली बता रहा हूँ, ओपन स्टैंडर्ड टेक्निक है, मतलब किसी भी डिवाइस पे आप लगा सकते हो, सिस्को के डिवाइस हो, HP, अरूबा, हुआई, कुछ भी डिवाइस आपके पास हो, उसके ऊपर आप ये लगा सकते हो। ये बेसिकली रूट गार्ड क्या काम करता है, जिस पोर्ट पे आप रूट गार्ड एनेबल करते हो, मान लो ये मेरा एक्सेस पोर्ट था, इसके ऊपर मैंने रूट गार्ड एनेबल कर दी, उस पोर्ट में अगर कोई BPDU रिसीव होता है और जिसका प्रायोरिटी वैल्यू रूट ब्रिज के प्रायोरिटी वैल्यू से कम है, मतलब क्या है, आपका ये नेटवर्क हो गया, इस नेटवर्क में आपका यहाँ पे एक पीसी है, ये आपका एक एक्सेस पोर्ट है, इस एक्सेस पोर्ट पे आपने क्या किया, एक रूट गार्ड जो है ना आपने एनेबल कर दी। अभी करने के बाद क्या हुआ, मान लो ये आपका रूट ब्रिज था, रूट ब्रिज का प्रायोरिटी आपका था 8192। अगर यहाँ से ये डिवाइस कोई भी BPDU सेंड करता है तो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन उस BPDU का प्रायोरिटी वैल्यू अगर 8192 से कम हुआ ना, इससे ज़्यादा हुआ तो कोई भी काम नहीं, अगर कम हो गया 8192 से,
तो ये क्या करेगा, इस पोर्ट को ब्लॉक स्टेट में डाल देगा। इस पोर्ट को सडनली ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कर देगा मतलब आगे से मेरे को कोई बीपीडीयू रिसीव नहीं करना, या फिर टेम्पोररी ब्लॉक ये कर देता है। कब तक ब्लॉक करता है इसे टेम्पोररी ब्लॉक हम क्यों बोलते हैं, ये तब तक ब्लॉक करके रखता है जब तक इसमें कोई बीपीडीयू ज्यादा प्रायोरिटी के साथ रिसीव ना हो। ठीक है, मान लो ये डिवाइस ने खुद को एक स्विच बना लिया, बनाने के बाद 4096 प्रायोरिटी वैल्यू के साथ एक बीपीडीयू भेज रहा है, तो ये सडनली क्या करेगा, इसमें हमने रूट गार्ड एनेबल करके रखा था, ये सडनली इस पोर्ट को टेम्पोररी ब्लॉक स्टेट में डाल देगा। जब तक ये 4096 के साथ प्रायोरिटी वैल्यू के साथ बीपीडीयू भेजता रहेगा तब तक कोई कम्युनिकेशन नहीं रहेगा। मतलब ये पीसी कोई दूसरे डाटा भी एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो भी एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि ये पोर्ट आपका ब्लॉक पोर्ट पड़ा होगा। लेकिन फिर बाद में अगर ये डिवाइस क्या करता है, बीपीडीयू भेजना बंद कर देता है, तो उस केस में भी थोड़ी देर के बाद ये क्या करेगा, बीपीडीयू भेजना अगर बंद हो गया तो इसको ये क्या करेगा, फिर डेजिग्नेटेड पोर्ट या फिर फॉरवर्डिंग स्टेट में ले आएगा। या फिर दूसरे कंडीशन, अगर ये डिवाइस 4096 को चेंज करके अभी 32768 के साथ भेजा प्रायोरिटी वैल्यू के साथ, तब भी ये इसे फॉरवर्डिंग स्टेट में ले आएगा, क्योंकि ये जो प्रायोरिटी वैल्यू है, ये प्रायोरिटी वैल्यू जो रूट ब्रिज का प्रायोरिटी वैल्यू है ना, उस प्रायोरिटी वैल्यू से थोड़ा ज्यादा है। तो उस केस में उसमें कोई दिक्कत नहीं ना, आपका रूट ब्रिज नहीं बन सकता। तो आपके पास ये एक प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी, अगर इस तरह का कोई दिक्कत होता है फ्यूचर में तो आपका हो सकता है। तो ये सिनेरियो आपका बस यही नहीं कि आपने एक एक्सेस पोर्ट लगाया था, उस एक्सेस पोर्ट ने आपने कोई डिवाइस लगाया था, या वहां पे कोई ब्लैकलिस्ट यूजर या फिर कोई हैकर वगैरह था तो उसने कोई दिक्कत क्रिएट की, इस तरह का भी नहीं हो सकता। आपका ऐसा कुछ हो सकता है कि आपका एक स्विच था, इस स्विच से आपने एक एक्सेस पोर्ट आपका खाली पड़ा था, किसने लाके इस एक्सेस पोर्ट में एक अलग सा स्विच लगा दी। ठीक है, मान लो ये स्विच में आपने 10 VLAN क्रिएट किया था, 10 VLAN में आपका ये एक्सेस पोर्ट पड़ा था और आपको मिला कि 10 VLAN में बहुत सारे और भी यूजर्स है, तो आपने क्या किया, 10 VLAN से और एक स्विच लगा दी एक्सेस पोर्ट के साथ, और उस स्विच में आप बहुत सारे यूजर को कनेक्ट कर रहे हो, और हो सकता है इस स्विच में आपका प्रायोरिटी वैल्यू कम हो सकता है। तो इस केस में भी आपका ये स्विच रूट ब्रिज बन सकता है, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो एसटीपी का कन्वर्जेंस था, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका पाथ पहले से डिसाइड था वो आपका चेंज हो जाएगा ना। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास एक्सेस पोर्ट्स होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, ये जो रूट गार्ड का फीचर है उसको एनाबल कर देते हैं। ठीक है, और इसको एनाबल करने के बाद हमारे पास क्या होता है, जिस पोर्ट में हम रूट गार्ड एनाबल करते हैं उस पोर्ट में अगर कोई भी बीपीडीयू रिसीव हुआ जिसका प्रायोरिटी वैल्यू हमारा नेटवर्क का रूट ब्रिज के प्रायोरिटी वैल्यू से कम है, वो उसे क्या करता है, उस पोर्ट को सडनली टेम्पोररी ब्लॉक स्टेट में डाल देता है। और उस टेम्पोररी ब्लॉक स्टेट से बाहर आने के लिए अगर ये डिवाइस बीपीडीयू भेजना बंद कर देता है, या फिर अगर कोई बीपीडीयू रूट ब्रिज की प्रायोरिटी वैल्यू से ज्यादा प्रायोरिटी वैल्यू के साथ भेजता है, तो उस केस में वो फिर से आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाता है और आपका काम करना चालू कर देता है। ठीक है, ये एक आपके पास एक सिक्योरिटी हो गया एसटीपी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, जो भी दिक्कत के लिए। फिर दूसरा एक आपके पास ऑप्शन है इसी तरह का काम करने के लिए, बीपीडीयू गार्ड। बीपीडीयू गार्ड में भी आपका सिनेरियो यही है, सबसे पहले आपका रूट गार्ड आया था, फिर बाद में आपका बीपीडीयू गार्ड आया था। बीपीडीयू गार्ड में और थोड़ा जो है ना, इसमें एनहेंस किया गया था, मतलब और थोड़ा आपका सिनेरियो भी यही है कि एक पोर्ट में आपका क्या हो रहा है, आपके कुछ बीपीडीयू रिसीव हो रहे हैं, हो सकता है उसके वजह से कोई दूसरा स्विच आपका रूट ब्रिज बन सकता है, तो उसमें कोई आपका दिक्कत क्रिएट हो सकता है। तो उस पोर्ट में भी आप क्या कर सकते हो, बीपीडीयू गार्ड को एनाबल कर सकते हो। लेकिन इसमें डिफरेंस यही है कि अगर आप बीपीडीयू गार्ड उस पोर्ट में एनाबल कर देते हो तो उसका अगर कोई भी बीपीडीयू रिसीव हो गया उस पोर्ट में, तो उस पोर्ट को वो क्या करता है, एरर डिसेबल स्टेट में डाल देता है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी पोर्ट पे बीपीडीयू गार्ड एनेबल किए हो, मतलब आपका ये वाला केस पे अगर हम आ जाते हैं, इस वाले पोर्ट पे अगर हम बीपीडीयू गार्ड एनेबल करके रखें और यहाँ से प्रायोरिटी कम हो ज्यादा हो कुछ भी हो, अगर ये डिवाइस कोई भी बीपीडीयू भेज देता है, बीपीडीयू रिसीव होते ही बीपीडीयू गार्ड एनेबल्ड पोर्ट पे बीपीडीयू रिसीव होते ही वो पोर्ट क्या होता है, आपका एरर डिसेबल स्टेट में चला जाता है। और एरर डिसेबल स्टेट आपका एक मतलब टेम्पोररी स्टेट नहीं है, ये एक परमानेंट स्टेट है। मतलब जब तक आप एरर डिसेबल स्टेट से उस पोर्ट को बाहर नहीं निकालते हो खुद, तब तक ये पोर्ट आपका क्या होता है, एरर डिसेबल स्टेट में पड़ा रहता है, मतलब पूरा ब्लॉक हो जाता है।
उससे कोई भी डेटा आपका ट्रांसमिट नहीं होता है। ठीक है, और एरर डिसेबल एक आपका ऐसा स्टेट है, उस स्टेट से आपका बाहर आने के लिए जब तक आपका पोर्ट, कोई भी पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में पड़ा है तब तक उस पोर्ट से आपका डेटा ट्रांसमिट नहीं होता है। उससे बाहर आने के लिए भी आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो आप मैनुअली कर सकते हो, मतलब उस पोर्ट को शट डाउन करके फिर नो शट डाउन आप कर सकते हो, उससे भी हो जाता है। मतलब उसके बाद अगर आपके डिवाइस फिर से बीपीडीयू नहीं भेज रहा है तो उस केस में आपका पोर्ट ऑन रहेगा। लेकिन आप शट डाउन करके फिर अगर नो शट डाउन कर देते हो, फिर उसके बाद भी उसे कोई बीपीडीयू रिसीव हो जाता है तो फिर भी वो एरर डिसेबल स्टेट में फिर से चला जाएगा। और एक दूसरे ऑप्शन आपके पास है, आपके पास दूसरे ऑप्शन यही है कि आप ऑटोमेटिकली भी एरर डिसेबल स्टेट से बाहर लाने के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। कैसे कॉन्फ़िगरेशन? आप कुछ ऐसा टाइम पीरियड सेट कर सकते हो। मतलब आप कैसा कर सकते हो स्विच के ऊपर कि मैं कुछ टाइम पीरियड सेट कर रहा हूं, अगर कोई भी पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में आ रहा है तो 20 सेकंड के बाद या फिर 30 सेकंड के बाद, 2 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली एरर डिसेबल स्टेट से रिकवरी हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बीपीडीयू रिसीव होता है, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अगर आप 2 मिनट का टाइम सेट करते हो, 2 मिनट के बाद अपना पोर्ट जो है एरर डिसेबल में जो चला गया था वो ऑटोमेटिकली एरर डिसेबल से बाहर आ जाएगा। लेकिन फिर से उसे अगर कोई बीपीडीयू रिसीव हो जाता है, फिर उस केस में भी वो अगेन एरर डिसेबल स्टेट में चला जाएगा। फिर 2 मिनट के बाद वो कोशिश करेगा एरर डिसेबल से बाहर आने के लिए, फिर उसके बाद अगर कोई बीपीडीयू रिसीव हो फिर भी वो एरर डिसेबल स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ट्रबल शूट करना पड़ता है कि मेरे अगर कोई पोर्ट, मैंने रूट गार्ड मैंने बीपीडीयू गार्ड एनेबल करके रखा था, उसके बाद अगर मेरा कोई पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में आ रहा है ना, तो वो कौन सा पोर्ट है आपको देखना पड़ता है। शो इंटरफेस स्टेटस अगर आप देखते हो तो उस केस में आपका जो स्टेट होता है वो आपको डिसेबल्ड स्टेट देखने को मिलता है। अगर एरर डिसेबल में आपका पोर्ट पड़ा है तो आपको देखने को वहां पे मिल जाएगा। और वहां पे मिलने के बाद आप देखोगे कि वो पोर्ट से मेरा कौन सा डिवाइस कनेक्ट है। अगर कोई स्विच कनेक्ट है तो आप ये सोच सकते हो कि स्विच की तरफ वो पोर्ट मेरा कनेक्ट था, लेकिन गलती से मैंने जो बीपीडीयू गार्ड एनेबल कर दी। अगर कोई एन डिवाइस, मतलब कोई यूजर अगर कनेक्ट है तो उस पोर्ट से आप देखोगे वो यूजर में वो एक्चुअली क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो आप चेक करने को आपको मिलेगा, मतलब आपको चेक करने को पड़ेगा। तो ये आपका केसेस हो सकते हैं जिसके वजह से आपका पोर्ट एरर डिसेबल स्टेट में आ सकता है। और ये भी एक प्रिवेंशन टेक्निक है। ये आपका क्या करता है, एसटीपी में जो आपका रूट ब्रिज का इलेक्शन वगैरह जो भी आपका चेंज होना था, जो भी पाथ ऑटोमेटिक मैनिपुलेशन होने वाला था उस डिवाइस के वजह से, उससे ये क्या करता है, प्रिवेंट करा देता है। तीसरी एक ऑप्शन आपके पास है बीपीडीयू फिल्टर। अच्छा, उसमें और 1-2 पॉइंट था, मैं लिख लेता हूं, भूल गया। ये जो आपका बीपीडीयू गार्ड है, इससे आप क्या कर सकते हो, आप ग्लोबली भी इसे एनेबल कर सकते हो और पर पोर्ट बेसिस आप इसे एनेबल कर सकते हो। ग्लोबली मतलब आप अगर इसे ग्लोबली एनेबल करते हो तो ग्लोबली कब ये काम करेगा, सबसे पहले आपको जो आपका एक्सेस पोर्ट होते हैं ना, उनको पोर्ट फास्ट में आपको ऐड करना पड़ेगा। लास्ट क्लास में हमने एक डिस्कशन किया था ना फीचर के बारे में, जो आपके एक्सेस पोर्ट्स होते हैं आप उसे क्या करते हो, पोर्ट फास्ट में डाल देते हो। तो आपके एक्सेस पोर्ट को, जितने भी एक्सेस पोर्ट पे आपने पोर्ट फास्ट एनेबल करके रखा है, अगर आप ग्लोबली ये बीपीडीयू गार्ड अगर आप चलाते हो तो जितने भी ये पोर्ट फास्ट एनेबल वाला पोर्ट है ना, सारे पोर्ट में ये क्या करता है, आपका ग्लोबली ऑटोमेटिकली ये बीपीडीयू गार्ड जो है ये एनेबल कर देता है। ठीक है, पर पोर्ट बेसिस मतलब किसी भी पोर्ट के अंदर, किसी एक्सेस पोर्ट के अंदर आप जाके उसे मैनुअली एनेबल कर सकते हैं। 2 ऑप्शन आपके पास है। ग्लोबली करने के लिए आपके पास पोर्ट फास्ट एनेबल होना चाहिए, पर पोर्ट बेसिस में करने के लिए आपके पोर्ट फास्ट की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तीसरी ऑप्शन आपके पास है बीपीडीयू फिल्टर। तो बीपीडीयू फिल्टर बेसिकली आपका क्या करता है, किसी भी पोर्ट पे अगर आप बीपीडीयू फिल्टर एनेबल कर देते हो तो उस पोर्ट से बीपीडीयू सेंड करना, रिसीव करना, दोनों को ये क्या करता है, बंद कर देता है। मतलब ये अगर मेरे पास एक स्विच है, इस स्विच के ये एक पोर्ट था, इस पोर्ट पे मैंने बीपीडीयू फिल्टर एनेबल कर दी, तो इस पोर्ट से आगे ना तो कोई आपका बीपीडीयू सेंड होगा, ना ही कोई बीपीडीयू रिसीव होगा, लेकिन आपका डेटा सेंड रिसीव होता रहेगा। ठीक है, अगर आप बीपीडीयू फिल्टर एनेबल करते हो आपका बीपीडीयू बंद हो जाएगा आना जाना, लेकिन डेटा ट्रांसमिट जो है आपका वो चलता रहेगा। ये बेसिकली क्या करता है, इस पोर्ट पे, जिस पोर्ट पे आप बीपीडीयू फिल्टर एनेबल कर देते हो, उस पोर्ट पे अगर कोई बीपीडीयू आपका रिसीव होता है तो उस बीपीडीयू को सिंपली वो डिस्कार्ड करा देता है, लेकिन कोई डेटा का पैकेट अगर रिसीव हो जाता है तो उसको प्रोसेस करा देता है। ठीक है, मतलब ये वाले पोर्ट पे कोई अगर, यहाँ पे एक यूजर था, इस वाले यूजर को अगर उसने कोई डेटा भेजा, ये बी वाला यूजर, ए यूजर, तो डेटा जब भी ए वाला यूजर बी को भेजेगा तब भी ये डेटा भेज देगा। लेकिन अगर ए वाला भी यूजर क्या करेगा, कोई अगर बीपीडीयू भेज देता है ना, एसटीपी का बीपीडीयू मैसेज, तो वो उसे डिस्कार्ड कर देगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका भी मैं थोड़ा लिख लेता हूँ।
बीपीडीयू फिल्टर को भी अगर आप चाहो तो ग्लोबली और पर पोर्ट बेसिस पे आप कर सकते हो। तो इस केस में भी आपको बीपीडीयू फिल्टर ग्लोबली एनेबल करने के लिए उसमें पोर्ट फास्ट नहीं, आप सिर्फ मैनुअली इसे कर सकते हो, आप ग्लोबली इसको नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी पोर्ट पे आप कर सकते हो। आप चाहो तो ट्रंक पोर्ट पे भी आप जाके बीपीडीयू फिल्टर एनेबल कर सकते हो। ट्रंक पोर्ट पे भी आपका जो बीपीडीयू फिल्टर है ना, बीपीडीयू सेंड मतलब भेजना और रिसीव करना, वो आपका बंद हो जाएगा। लेकिन अगर गलती से आपने सारे ट्रंक पोर्ट पे कर देते हो या फिर सारे डिवाइस के पास कर देते हो तो फिर आपका लूप बनने की चांस हो सकता है, क्योंकि आपका बीपीडीयू ही भेजा नहीं जाएगा आगे। तो फिर क्या हो सकता है, आपका एसटीपी का जो लूप प्रिवेंशन टेक्निक है एसटीपी का, वो काम नहीं करेगा ना, क्योंकि एसटीपी का जो मैसेज है वही रिसीव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको आपको देखना पड़ता है, थोड़ा प्रिकॉशन आपको लेना पड़ता है। गलती से ट्रंक पोर्ट पे आप कर सकते हो, लेकिन गलती से ट्रंक पोर्ट पे एनेबल नहीं होना चाहिए, ये आपको देखना चाहिए। चौथी वाला ऑप्शन हमारे पास है लूप गार्ड। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा छोटा मोटा टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। ये आपका एक स्विच है, ये एक स्विच है, ये 2 लिंक से कनेक्ट है। ठीक है, ये आपका ब्लॉक पोर्ट था, ये रूट पोर्ट था, ये रूट ब्रिज था, और ये आपका आप रूट ब्रिज है तो ये डेजिग्नेटेड पोर्ट, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट था। तो आपका जो लूप हम बोलते थे ना एसटीपी में, आपका यहाँ पे लूप कैसे प्रिवेंट हो रहा था, आप देखो यहाँ से अगर रूट ब्रिज कोई भी डेटा भेजता था ना, मतलब कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज वगैरह अगर गलती से आ गया इस वाले डिवाइस से, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक डिवाइस आपका कनेक्ट था, यहाँ पे भी एक डिवाइस कनेक्ट था, इस डिवाइस ने कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज दिया इस स्विच के पास, तो ये स्विच क्या करता था, सारे पोर्ट से इसे एग्जिट करता था। तो यहाँ से भी एग्जिट करा देगा और यहाँ से भी एग्जिट करा देगा इस केस में भी, क्योंकि इसके पास दोनों के दोनों पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट है, और डेजिग्नेटेड पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में होते हैं और उनके पास डेटा ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी होता है। ये डेटा आपका दोनों पोर्ट पे रिसीव हो जाता है इस स्विच पे, ये जो स्विच नंबर 2 है इसके ये वाले पोर्ट पे भी होता है, ये वाले पोर्ट पे भी होता है। लेकिन आपका यहाँ पे क्या है, अगर ये ब्लॉक पोर्ट नहीं बनता तो उस केस में आपका यहाँ से जो ब्रॉडकास्ट यहाँ पे रिसीव हुआ था ना, तो ये स्विच क्या करता, इस वाले पोर्ट से भी भेज देता, इस वाले पोर्ट से भी भेज देता, और यहाँ से जो मैसेज आगे चला गया ये इसके पास पहुंच गया, फिर से ऐसे घूम के आएगा, तो ये आपका क्या है, जो लूप है वो बन जाता। लेकिन जैसे कि यहाँ पे हमने एसटीपी चला के रखा है और ये ब्लॉक पोर्ट आपका बन गया है, तो इस केस में आपका क्या है, जो डेटा यहाँ से रिसीव हुआ इस वाले पोर्ट पे ना ब्रॉडकास्ट मैसेज, तो ये स्विच अभी क्या करेगा, इस पोर्ट को छोड़ के बाकी जितने भी पोर्ट है उससे भेज देगा, तो ये वाले पोर्ट से ये भेज देगा। लेकिन ये वाले पोर्ट पे भेज नहीं पाएगा, क्योंकि ब्लॉक पोर्ट के जो कैपेबिलिटी होता है उसके बारे में भी हमने बताया था कि ब्लॉक पोर्ट कभी भी डेटा सेंड या रिसीव नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ बीपीडीयू मैसेज को रिसीव कर सकते हैं आगे वाले डिवाइस को, और बीपीडीयू भेज भी नहीं सकते। तो ये डिवाइस आगे इस वाले पोर्ट से कोई भी डेटा भेज नहीं पाएगा, तो आपका लूप नहीं बना ना। अभी ये डेटा जो आया था यहाँ से, ये घूम के इस स्विच के पास अभी नहीं जा रहा है। तो इसी तरह आपका स्विच क्या करता है, एसटीपी के वजह से, एसटीपी का इसी तरह का बिहेवियर होता है, और इसी बिहेवियर को यूज करके आपके स्विचिंग नेटवर्क में लूप जो है वो प्रिवेंट किया जाता है। लेकिन एक टर्मिनोलॉजी आपका ऐसा है, ये ब्लॉक पोर्ट कब तक रहता है, मैंने आपको बताया था, अगर कन्वर्जेंस के बारे में लास्ट टाइम जो हमने टोपोलॉजी चेंज के बारे में बात किया था उसमें भी, और आगे भी मैंने आपको बताया था, हमने क्या बताया था कि ये ब्लॉक पोर्ट में क्या होता है, जब तक इसको कोई बीपीडीयू रिसीव होता है तब तक ये ब्लॉक पोर्ट क्या करता है, उस बीपीडीयू को स्टोर करके रखता है। फिर 2 सेकंड के बाद और एक बीपीडीयू आ गया तो फिर से उसे वो क्या करता है, फिर से स्टोर कर लेता है और पुराने वाले को रिप्लेस कर देता है। अगर मान लो किसी वजह से कोई बीपीडीयू आगे से नहीं आया, यहाँ से कोई भी बीपीडीयू आगे से नहीं आया किसी वजह से, तो वो ब्लॉक पोर्ट क्या होता है, 20 सेकंड तक इंतजार करता है। 20 सेकंड इंतजार करने के बाद जो बीपीडीयू उसके पास है उस बीपीडीयू को एज आउट कर देता है, या फिर उसे रिमूव कर देता है, और या फिर आप मान सकते हो बीपीडीयू को फ्लश कर देता है। फिर क्या होता है, उस पोर्ट के लिए आपका जो भी इलेक्शन वगैरह है वो इलेक्शन हो जाता है। फिर इलेक्शन होने के बाद आपका क्या होता है, इलेक्शन आपका कैसा होगा, ये क्या करता है, इसको सबसे पहले ये क्या करेगा, इस वाले पोर्ट को फॉरवर्डिंग स्टेट में ले आएगा, और फॉरवर्डिंग स्टेट में लाते ही ये क्या करेगा, आगे एक बीपीडीयू भेज देगा। सॉरी, मैंने फॉरवर्डिंग स्टेट के बारे में बोल दिया गलती से। ये क्या करता है, एसटीपी के जो इलेक्शन के लिए 20 सेकंड इंतजार करने के बाद एसटीपी का जो स्टेट्स होते हैं ना, उस स्टेट्स को पास कराएगा, और लिसनिंग स्टेट में ये पोर्ट आते ही आगे एक बीपीडीयू दे देगा, भेज देगा, और ये बीपीडीयू आगे जाते ही स्विच एक्सपेक्ट करेगा कि मेरे पास भी कोई बीपीडीयू आए। लेकिन यहाँ से तो आपका बीपीडीयू किसी वजह से नहीं आ रहा है, इसके पास रिसीव नहीं हो रहा है, तो ये अभी क्या करेगा, कुछ बीपीडीयू कंटिन्यूसली भेजेगा। भेजने के बाद अगर उसे कोई बीपीडीयू रिसीव नहीं आता है तो इसे फॉरवर्डिंग स्टेट में ले आएगा, और ये ब्लॉक पोर्ट आपका क्या बोलेगा, ब्लॉक पोर्ट आपका क्या हो जाएगा, आगे डेटा भेजने के लिए कैपेबल इसके पास आ जाएगा। क्यों, क्योंकि फास्ट वाले पे जब मैं वो रूट गार्ड के बारे में मैं बात कर रहा था ना, तभी मैंने आपको बताया था, एक्सेस पोर्ट से भी स्विच क्या करता है, बीपीडीयू भेजता है। जिस पोर्ट में वो बीपीडीयू आगे भेजा और उसको कोई बीपीडीयू अगर रिटर्न में नहीं मिला, तो उस पोर्ट को वो क्या करता है, कुछ बीपीडीयू भेजने के बाद
फॉरवर्डिंग स्टेट में ले आता है और स्विच को लगता है कि इस पोर्ट से क्या कनेक्टेड है, एक एंड डिवाइस कनेक्टेड। तो इसको भी अभी स्विच 2 को लगेगा कि ये वाला जो पोर्ट है ना, इसमें मेरा एक एंड डिवाइस कनेक्ट है। और अभी अगर कोई डाटा यहां से आ गया, इसको अगर ब्रॉडकास्ट का कोई मैसेज वगैरह आ गया तो इसे यहां से भी एग्जिट कराएगा, यहां से भी एग्जिट करा देगा। तो आपका हो गया ना, लूप तो फिर से बन गया नेटवर्क में, क्योंकि ये वाले स्विच के इस पोर्ट से आगे हो सकता है कोई आपका जो बीपीडीयू मैसेज है वो आगे नहीं जा रहा है। ठीक है, अभी अगर हम सोचेंगे कि बीपीडीयू मैसेज ये तो कनेक्शन है हमारे पास, लेकिन फिर भी बीपीडीयू मैसेज आगे ना आने का क्या क्या वजह हो सकता है। मैंने आपको बताया था इथरनेट केबल के बारे में, जब हम बताए थे तो हमारे पास 3 पिन होते हैं, 1 2 3 एंड 6 वाला पिन होता है, 1 2 3 एंड 6। तो इसमें मैंने आपको बताया था डाटा के लिए आपके पास 4 पिन होते हैं। इस 4 पिन में से 2 पिन में आपका डेटा भेजा जाता है, सेंड के लिए यूज होता है, 2 पिन आपका डेटा रिसीव के लिए यूज होता है। हो सकता है जो सेंड वाला पिन आपके पास है इसमें से कोई एक वायर आपका कट गया है, कोई एक वायर अगर टूट जाता है तो उस केस में क्या है, आपके डिवाइस डेटा तो रिसीव कर सकता है लेकिन भेज नहीं सकता, ऐसा भी हो सकता है ना। तो यहां पे हो सकता है इस तरह का कोई बना है, या फिर किसी ने गलती से ये ट्रंक वाले पोर्ट पे बीपीडीयू फिल्टर एनाबल कर दी। बीपीडीयू फिल्टर एनाबल होते ही क्या होता है, आपका बीपीडीयू सेंड रिसीव नहीं होता है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इस डिवाइस के पास कोई भी बीपीडीयू आगे से रिसीव नहीं हो रहा है। तो ये 2 वजह आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपका इसी वजह से आपका क्या है, आपका नेटवर्क में फिर से एक लूप बन रहा है। तो इस लूप से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ट्रंक पोर्ट होते हैं ना, जितने भी हमारे पास ट्रंक पोर्ट्स है, उस ट्रंक पोर्ट पे हम क्या करते हैं, लूप गार्ड एनाबल कर देते हैं। मतलब ये जो ट्रंक पोर्ट हो गया, इस ट्रंक पोर्ट पे हम क्या कर सकते हैं, लूप गार्ड एनाबल कर देंगे। लूप गार्ड एनाबल करते ही क्या होता है, आपके डिवाइस अगर उससे कोई बीपीडीयू रिसीव नहीं हुआ किसी वजह से, तो वो 20 सेकंड के लिए वेट करता है बीपीडीयू, जो बीपीडीयू उसके पास स्टोर है उसे एज आउट करने के लिए या फिर फ्लॉश करने के लिए। एक बार आपका 20 सेकंड खत्म हो गया, फिर उसके बाद वो क्या करता है, उस पोर्ट को ब्लॉक स्टेट में ले आता है या फिर डिसेबल स्टेट में डाल देता है, टेम्पोररी ब्लॉकिंग स्टेट उसे बोलते हैं। या फिर आपको कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा लूप इनकंसिस्टेंट मोड, उस पोर्ट को ले आता है। मतलब उस पोर्ट के पास कोई कैपेबिलिटी नहीं होता है डेटा भेजने के लिए। ठीक है, अगर किसी भी पोर्ट पे आप क्या किए हो, लूप गार्ड अगर एनाबल कर दिए हो, तो उस केस में अगर उस पोर्ट पे कोई बीपीडीयू रिसीव होना बंद हो गया, तो उस केस में 20 सेकंड के बाद वो क्या करता है, उस पोर्ट को लूप इनकंसिस्टेंट मोड में डाल देता है। या फिर जनरली अगर कोई बात में आप समझो तो इसे टेम्पोररी ब्लॉकिंग स्टेट की तरह आप समझ सकते हो। तो ये इसका काम है। और ये स्टेट में आपका कोई भी डेटा सेंड होना या रिसीव होना नहीं होता है, बंद हो जाता है। ठीक है, अभी ये लूप गार्ड जिस तरह का आपका काम करता है, इसी तरह हमारे पास और एक फीचर है। अब देखो, उस फीचर से जाने से पहले मैं एक छोटा सा ओवरव्यू आपका दे देता हूं। आपका क्या ओवरव्यू है यहाँ पे, अगर रूट गार्ड और बीपीडीयू गार्ड के बारे में अगर आप बात करते हो तो इन दोनों का काम यही है कि आपके नेटवर्क में जो रूट ब्रिज है उससे प्रिवेंट करना। मतलब रूट ब्रिज को हमेशा रूट ब्रिज की तरह बना रहना देना, किसी दूसरे डिवाइस को रूट ब्रिज ना बना देना, किसी दूसरा अनवांटेड डिवाइस को, उससे वो प्रिवेंट करता है। मतलब आपका रूट स्विच जो होता है ना, उसको प्रिवेंट करता है। और अगर आप बीपीडीयू फिल्टर एनाबल करते हो तो उस केस में किसी भी पोर्ट को रूट पोर्ट बनने से ये क्या करता है, रोक देता है। तो किस तरह का ये रूट पोर्ट बनने से रखता है, जैसे मैंने आपको बताया, बीपीडीयू फिल्टर अगर आप एनाबल कर देते हो किसी पोर्ट में, किसी एक्सेस पोर्ट में, तो वो क्या करता है, बीपीडीयू सेंड रिसीव करना बंद कर देता है। सॉरी, ये क्या करता है, डेजिग्नेटेड पोर्ट को रूट पोर्ट या फिर ब्लॉक पोर्ट बनने से रोकता है बीपीडीयू फिल्टर। जो आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट है, जो जिससे आपका एक्सेस डिवाइस कनेक्ट है, वो हमेशा आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट ही बने रहे, वो किसी भी हाल में रूट पोर्ट या ब्लॉक पोर्ट ना बने, इससे वो प्रिवेंट करता है। और 4 नंबर पे अगर आप लूप गार्ड के बारे में बात करते हो तो इस केस में आपका क्या सिनारियो है, ये ऐसे ही करता है। अगर किसी वजह से दो डिवाइस के बीच, दो नेटवर्क डिवाइस के बीच कोई गड़बड़ी हो गई और बीपीडीयू रिसीव होना बंद हो गया, तो इस केस में वो क्या करता है, वहां पे लूप बनने से ये प्रिवेंट कर लेता है। ठीक है, इसलिए इसे लूप गार्ड बोलते हैं। और 5वीं ऑप्शन हमारे पास है कि यूडीएलडी करके, इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूं।
ये फीचर आपका क्या करता है, फाइबर ऑप्टिक के साथ काम करता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऐसा होता है, ये अगर दो डिवाइस कनेक्ट है, इन दो डिवाइस को अगर आप दो फाइबर ऑप्टिक के साथ कनेक्ट किए हो, तो ये क्या करता है, हमेशा आपका जो सिंगल मोड फाइबर होते हैं, मल्टी मोड होते हैं, तो वहां पे सेंड रिसीव सब कुछ होता है। सिंगल मोड के केस में आपको दो की जरूरत होता है। तो उस केस में क्या है, ये क्या करेगा, ये जो दो लिंक से आपका कनेक्ट है ना, आप दो लिंक की तरह आप मान सकते हो, या फिर फाइबर ऑप्टिक के अंदर आपके दो रास्ते आप मान सकते हो। एक में आपका डेटा सेंड हो रहा है, एक में आपका डेटा रिसीव हो रहा है। ठीक है, अगर आप यूडीएलडी एनेबल कर देते हो इस वाले डिवाइस पे, तो ये डिवाइस क्या करता है, कुछ पैकेट्स आगे भेजते रहता है ऑटोमेटिकली। कुछ सीक्वेंस में ये क्या करता है, कुछ छोटे मोटे पैकेट्स जो होते हैं, डेटा पैकेट्स आगे भेजता रहता है। और ये एक्सेप्ट करता है, क्या एस्पेक्ट ये रखता है कि यहां से जो पैकेट इस वाले लिंक से मैं आगे भेजूंगा, ये फिर से घूम के मेरे पास आए। ठीक है, क्यों ये चेक करता है ये वाला, इसलिए वो चेक करता है क्योंकि ये डिवाइस अगर ये वाले लिंक को डेटा भेजने के लिए यूज कर रहा है, तो ये डिवाइस बेसिकली डेटा रिसीव के लिए यूज करता है। ये वाले डिवाइस अगर ये वाले लिंक को ये डिवाइस डेटा रिसीव के लिए यूज करता है, तो बेसिकली यही होगा जाहिर सा कि ये डेटा सेंड के लिए रिसीव करता है। तो आप ऐसा मान सकते हो, ये रिसीव के लिए यूज हो रहा है, ये सेंड के लिए यूज हो रहा है, ये यहाँ पे रिसीव के लिए यूज हो रहा है, ये सेंड के लिए यूज हो रहा है। और गलती से किसी वजह से अगर एक वाला लिंक आपका डाउन चला जाता है ना किसी वजह से, तो उसमें आपका कैसा हो सकता है, क्या हो सकता है, ये डिवाइस डेटा तो कंटिन्यूसली भेजता रहेगा, लेकिन ये डिवाइस कोई रेस्पॉन्स उसका नहीं दे सकता। तो इसमें क्या है, ये डिवाइस आपका डेटा कंटिन्यूसली भेजता रहेगा ना, तो डेटा भेजने के लिए ये वाले पोर्ट से इस डिवाइस को अपने प्रोसेस की यूटिलाइज करने की जरूरत होगा। और इस लिंक का बैंडविड्थ भी आपका हो सकता है कोई दूसरा डिवाइस भी इस लिंक की बैंडविड्थ को यूज कर रहा है, या फिर बीच में और भी कोई डिवाइस है इन दोनों डिवाइस के बीच, तो उनके भी प्रोसेस वो भी यूज हो रहा होगा, और उसके साथ साथ हो सकता है लिंक का बैंडविड्थ भी खर्चा हो रहा है। तो आपका यूडीएलडी ये कंफर्म करता है कि मेरे दोनों के दोनों लिंक जो है ना वो एक्टिव है, कोई भी डाउन नहीं गया। मतलब इसलिए वो क्या करता है, रेंडमली कुछ पैकेट्स आगे भेजता रहता है। ये वाले लिंक से जो सेंडिंग वाला पोर्ट से ये कुछ पैकेट भेजेगा और एक्सपेक्ट करेगा सेम सीक्वेंस के साथ सेम पैकेट यहाँ पे रिसीव हो जाए। मतलब ये ऐसा कर रहा है, कुछ सीक्वेंस नंबर या फिर कुछ नंबरिंग उस पैकेट के अंदर लगा देता है। मान लो यहाँ पे 1 2 3 पर उसने लगाया, सेंडिंग वाले पोर्ट से आगे भेज दिया, और रिसीविंग वाले से ये एक्सपेक्ट करता है कि सेम 1 2 3 4 वाला पैकेट मेरे को रिसीव हो जाए, ताकि इसको कंफर्मेशन पता चले कि दोनों के दोनों लिंक एक्टिव है और डेटा जो है सेंड किया जा सकता है, रिसीव भी किया जा सकता है। ठीक है, जहां पे आपका एक अगर लिंक गलती से डिलीट मतलब कोई ब्रोकन लिंक हो गया या फिर कोई दिक्कत उसमें आ गई, तो ये जो पैकेट इसने आगे भेजा था ना, ये पैकेट आपका दूसरी रास्ते से नहीं जाएगा, क्योंकि बीच में आपका लिंक कटा हुआ है। तो उसमें क्या होगा, कुछ सिक्वेंशियली वो कुछ पैकेट्स भेजेगा, 2 या 3 पैकेट ऐसा कुछ करके वो भेजता है। तो शायद 3 पैकेट ये आगे भेजता है, तो कुछ नंबर ऑफ पैकेट्स ये आगे भेज देगा। भेजने के बाद अगर उसे रेस्पॉन्स में रिसीविंग वाले पोर्ट पे रिसीव नहीं हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इस वाले पोर्ट को जो आपका लूप इनकंसिस्टेंट जो आपका स्टेट होता है ना, उसमें डाल देगा। मेरा मुंह भी नहीं आ रहा है ऐसा वर्ड है, ठीक है। तो इस पोर्ट को वो डाल देता है, तो अभी आपका क्या होगा, ये डिवाइस इस पोर्ट से आगे कोई डेटा नहीं भेजेगा और डिवाइस का प्रोसेस जो है वो भी खर्चा में नहीं आएगा। उसके साथ साथ आपका लिंक का जो यूटिलाइजेशन वगैरह है वो भी आपका यूज नहीं होगा। तो आपका जो भी लूप डिटेक्शन वगैरह है वो भी यहाँ से भी आपका प्रिवेंट हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास 5 है फीचर्स एसटीपी के अंदर। एसटीपी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, और जहाँ पे भी हमें ज़रूरत है तो हम इसे यूज कर सकते हैं। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है कि एसटीपी के साथ ये वाले फीचर आपका एनेबल होना चाहिए। आप चाहो तो कोई प्रोटेक्शन आप अगर अपने नेटवर्क में लगाना चाहते हो तो उस केस में आप इनको यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। जैसे एसटीपी को अगर हम डिसेबल कर लेते हैं तो अपने पास अगर मल्टीपल लिंक है तो उस केस में हो सकता है आपका लूप बन जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो लगा सकते हो, नहीं चाहो तो आप नहीं लगा सकते। लेकिन जब भी आपको कोई कस्टमर होते हैं ना जिनको आते हैं कि हाँ हम थोड़ा एसटीपी की वजह से लेयर 2 प्रोटेक्शन हम कुछ यूज करना चाहते हैं, तो वो कस्टमर आपको ये वाला टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए सजेस्ट कर देते हैं, उनको कौन सा चाहिए। ठीक है, और रूट गार्ड वीपीड्यू गार्ड में से एक चीज है कि अगर आप रूट गार्ड एनेबल किए हो और उसके बाद वीपीड्यू गार्ड एनेबल करते हो तो वहां पे रूट गार्ड काम नहीं करेगा, वीपीड्यू गार्ड आपका काम करेगा। ये आपका प्रीफर हो जाता है। ठीक है, वहां पे रूट गार्ड का कोई काम नहीं होता है। आपका वीपीड्यू गार्ड का जो भी बिहेवियर होता है, वीपीड्यू रिसीव होते ही वो क्या करता है, एरर डिसेबल स्टेटमेंट डालता है, वो आपका काम करेगा। तो ये आपका एसटीपी का टोटल 5 आपके पास थे कुछ प्रिवेंशन टेक्निक या टेक्नोलॉजी आप मान सकते हो। इसके बाद हम थोड़ा एक काम करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल करना था, वो प्रैक्टिकल के लिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। जब तक मैं इनको स्टार्ट करता हूँ, किसी के पास अगर कोई सवाल वगैरह हो इनमें से, या फिर कोई लास्ट एसटीपी के वजह से कोई सवाल वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो। मेरा आवाज तो सबके पास आ रहा है ना?
कोई बता सकता है लास्ट टाइम हमने जो प्रैक्टिकल किया था ना उसमें क्या क्या हमने किया था? टीसीएन कर किए थे सर, जो टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन, और टीसीएन के जो डिफरेंट टाइप ऑफ टीसीएन बीपीडीयू में से कोई उसके बारे में बात किए थे, और पोर्ट फास्ट और ऑपलिंक और जो था सर, ये तो लास्ट क्लास हमने पढ़े थे भाई। क्या था मैंने सर पूछा मालूम कि नहीं। लास्ट टाइम जो हमने प्रैक्टिकल एक दिन किया था ना उसमें हमने क्या क्या किया था? हाँ, सिर्फ उस दिन हम ठीक है, मैं समझ गया। प्रैक्टिकल बेसिकली आपके स्पानिंग ट्री में कुछ नहीं होता, लेकिन आपका स्पानिंग ट्री जो होता है ये स्विचिंग का मेन टॉपिक होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर पैकेट ट्रेसर में आप देखोगे तो आपको कुछ देर के लिए सारे पोर्ट जो होते हैं ना, ये जो ग्रीन कलर का आपको कुछ दिख रहा है लाइट जैसा ब्लिंकिंग कर रहा है और कुछ ऑरेंज का दिख रहा है, ये बेसिकली आपके कुछ पोर्ट का स्टेट होते हैं। ग्रीन में है मतलब फॉरवर्डिंग स्टेट में है, ऑरेंज में है मतलब ये ब्लॉक स्टेट में है। और पहले जब सारे पोर्ट ऑरेंज में थे उसका मतलब उनका एसटीपी का कन्वर्जेंस वगैरह जो है ना वो आपका चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इस टोपोलॉजी में अगर आप देखोगे तो आपको 1 2 3 4 5 आपको देखेंगे ग्रीन वाले। इसका मतलब 5 पोर्ट आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में है और एक आपका कौन से वाले स्टेट में है? ब्लॉक स्टेट में है। इसको एक बार मैं पेंट में ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये जो ग्रीन वाला आपका है इसका मतलब ये फॉरवर्डिंग स्टेट में है। ये सारे पोर्ट के पास अभी कैपेबल है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन ये वाला आपका ब्लॉक स्टेट में है। ये कन्वर्जेंस आपका जब भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्विच आपका ऑफ आता है वो सारे पोर्ट से बीपीडीयू भेजते हैं और इसमें बहुत सारे स्टेट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे पहले वो डिसेबल से क्या कहाँ में आते हैं, आपका ब्लॉक स्टेट में आते हैं। ब्लॉकिंग स्टेट में कुछ मिली सेकंड के लिए होते हैं वो, उसके बाद सडनली वो मूव कर लेते हैं कहाँ पे? लिसनिंग स्टेट में। लिसनिंग स्टेट में आपका सारे इलेक्शंस होते हैं बीपीडीयू सेंड रिसीव होने के बाद। फिर आपका लर्निंग स्टेट में डिवाइसेस क्या करते हैं? मैक एड्रेस वगैरह लर्न करते हैं लेकिन डेटा फिर भी नहीं भेजते हैं। और लिसनिंग लर्निंग स्टेट पे 15-15 सेकंड टोटल 30 सेकंड वो स्पेंड करते हैं। जब भी आप कोई डिवाइस में कोई लिंक लगाते हो तो 30 सेकंड तक आपको ऑरेंज कलर का लाइट देखने को मिलेगा, ऑरेंज या मैरून कलर का लाइट आपको देखने को मिलेगा 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के बाद वो फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाते हैं तो अभी आपको ग्रीन कलर देखने को मिलता है। ठीक है, ओरिजिनल डिवाइस में आपको क्या होता है, जो पोर्ट्स आपके पास होते हैं ना उस पोर्ट के ऊपर आपको एक लाइट होता है, वहां पे आपको लाइट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में आपको लिंक के ऊपर वो दिखा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो जो जिसमें एक है ना ऑरेंज कलर का, उसका CLI हम ले लेते हैं और इसमें स्पनिंग ट्री का जो स्टेटस है वो एक बार चेक कर लेते हैं। शो स्पनिंग ट्री हम करते हैं। ठीक है, अब देखो एक पोर्ट आपका स्टेट जो है स्टेटस उसका ब्लॉक है और एक का फॉरवर्डिंग है, इसलिए एक का जो है वो ग्रीन दिखा रहा है जो फॉरवर्डिंग स्टेट में है, और जो ब्लॉक में पड़ा है वो आपका क्या दिखा रहा है? ऑरेंज कलर का दिखा रहा है। और लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था रूट ब्रिज आपको कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना, वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया था। अभी हम जो भी नेक्स्ट वाले जो चीज़ हमने देखा था ना कुछ उसके ऊपर हम थोड़ा देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि पोर्ट फास्ट एनेबल करने के लिए अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, ये जो पोर्ट्स है इनको मैं पहले ट्रंक कर लेता हूँ। फास्ट इथरनेट 0/1 से 2 तक है, इसमें 2 पोर्ट है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, मैंने दोनों को ट्रंक बना दिया। अब देखो एक चीज यहाँ पे होता है, अगर आप किसी भी पोर्ट के ऊपर कोई चेंजेस करते हो तो मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास, हमने बताया था कि टोपोलॉजी चेंज आपका होता है एसटीपी में, फिर से रिकन्वर्जेंस आपका होता है, मतलब कोई टोपोलॉजी चेंज वगैरह। ये भी अगर आप कोई पोर्ट का स्टेटस वगैरह चेंज करते हैं, मतलब एक्सेस से ट्रंक बनाना, ट्रंक से एक्सेस बनाना, इससे भी पोर्ट का स्टेट चेंज होते ही आपका टोपोलॉजी चेंज होता है। मतलब ये जो डिवाइस है ना जिसका मैंने अभी एक्सेस लिया है, इसको भी लगा होगा कि मेरे पास कुछ टोपोलॉजी चेंज हुआ है, इसलिए उसने आगे कुछ मैसेज भेजा होगा। उसके बाद आपका फिर से क्या होता है, आपका जो पोर्ट का रिकन्वर्जेंस होता है ना, उस पोर्ट के लिए आपका इलेक्शन हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपका ऐसा ही हुआ, कुछ पल के लिए आपने देखा होगा आपको ऑरेंज कलर का लाइट देखने को मिला। फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सेस पोर्ट है, एक्सेस पोर्ट यहाँ पे एक मैं लगा लेता हूँ, एक पीसी मैंने लगा लिया।
ठीक है, मेरे पास फास्ट इथरनेट 0/3 जो पोर्ट है ये मेरा एक्सेस पोर्ट है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस, VLAN मैंने क्या लगाया 1। अब देखो इस पोर्ट को कनेक्ट करते या फिर एक्सेस पोर्ट बनाते ये पोर्ट अभी मेरे फॉरवर्डिंग स्टेट में नहीं आया, एसटीपी का स्टेट जो होता है ना उस स्टेट के अंदर वो पास करा रहा है। अगर मैं डू सो स्पैनिंग ट्री करता हूँ तो उसमें आपको स्टेट दिख जाएगा। अब देखो अभी ये लर्निंग स्टेट में है, फिर आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में आएगा। ठीक है, अभी अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, ठीक है ये अभी फॉरवर्डिंग स्टेट में आ गया, इसके अंदर अगर मैं चला जाता हूँ और शॉर्ट नो शॉर्ट फिर से मैं करा देता हूँ ना, अब देखो शॉर्ट नो शॉर्ट करते ही ये पोर्ट फिर से ऑरेंज में आया और 30 सेकंड के बाद ये पोर्ट क्या होगा आपका ग्रीन स्टेट में आ जाएगा। लेकिन एक फीचर के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आप पोर्ट फास्ट एनेबल करते हो तो उस केस में आपका क्या होता है, उस पोर्ट में आपका सडनली ये क्या होता है आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट एनेबल कर देते हैं। तो ये पोर्ट फास्ट अभी मेरा एनेबल हो गया। एनेबल करते ये कुछ मैसेज आपको दे रहा है, पोर्ट फास्ट हैज बीन कॉन्फ़िगर्ड ऑन फास्ट इथरनेट 0/3 बट विल ओनली हैव इफेक्ट व्हेन द इंटरफेस इज इन नॉन ट्रंकिंग मोड। ठीक है, मैंने आपको इस चीज के बारे में भी बताया था कि अगर आप पोर्ट फास्ट एनेबल करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, एक्सेस पोर्ट पे ही एनेबल करता है। अगर ये ट्रंक पोर्ट है तो बाय डिफॉल्ट ये एनेबल नहीं होता है। अगर इसको मैं शॉर्ट और नो शॉर्ट करता हूं ना, आप देख लो ये सडनली आपका ग्रीन में आ रहा है, ये अभी लिसनिंग लर्निंग स्टेट को स्किप करके डायरेक्ट आ रहा है। और अगर मैं इसी चीज को क्या करना चाहता हूं, फास्ट इथरनेट 0/1 पे अगर मैं करना चाहता हूं, फास्ट इथरनेट 0/1 मेरा ट्रंक पोर्ट है, मैं इसमें क्या करता हूं, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट में चला देता हूं। तो आप देख लो इसका, अगर इससे मैं शॉर्ट करके नो शॉर्ट करता हूं ना, आप देख लो नहीं ये नहीं आना चाहिए, शायद पैकेट ट्रेसर है इसलिए आपका आ रहा है ये वाले कमेंट्स, ये पोर्ट फास्ट एनेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे अगर मैं शॉर्ट करके किसी ट्रंक पोर्ट को अगर नो शट डाउन करता हूं तो उस केस में आपका क्या होता है, वो अप नहीं आता है, फिर से 30 सेकंड का टाइम ले लेता है। तो उसके लिए हमारे पास ये कमांड होता है, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट ट्रंक करके। ट्रंक लिंक में चलाने के लिए हमारे पास ये कमांड है, फोर्सफुली हम एक ट्रंक लिंक को क्या कर रहे हैं, पोर्ट फास्ट एनेबल करा रहे हैं। तो इसके लिए ये आपको कुछ वार्निंग भी दे रहा है कि क्या वार्निंग ये दे रहा है, वार्निंग मैसेज एक आपको दे रहा है, पोर्ट फास्ट शुड ओनली बी एनेबल्ड फॉर पोर्ट्स कनेक्टेड टू ए सिंगल होस्ट, मतलब एक्सेस पोर्ट कनेक्टिंग हब्स, कंसंट्रेटर्स, स्विचेस, ब्रिज एटसेट्रा। अगर आप हब, कंसंट्रेटर, स्विच, ब्रिज इस तरह की डिवाइस पे कनेक्ट करते हो टू दिस इंटरफेस व्हेन पोर्ट फास्ट इज एनेबल्ड कैन कॉज टेम्पोररी ब्रिजिंग लूप। आपका ब्रिजिंग लूप जो है ना, हो सकता है किसी गलती की वजह से ये ब्रिजिंग लूप भी आपका एनेबल कर सकता है, क्योंकि उस पोर्ट के पास आपका कैपेबल नहीं होता है ना इलेक्शन वगैरह करने के लिए, क्योंकि आपका लिसनिंग स्टेट और लर्निंग स्टेट जो है ना, दो स्टेट को स्किप कर रहा है और आपके सारे इलेक्शन जो होता है वो लिसनिंग स्टेट में होता है ना। ठीक है, तो ये एक आपके पास एक फीचर था। और टोपोलॉजी चेंज के बारे में क्या प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं, मैंने आपको टोपोलॉजी चेंज के बारे में क्या बताया था कि आपका अगर कोई चेंजेस होता है तो उस केस में आपका सारे डिवाइस जो है 30 सेकंड का टाइम ले लेते हैं री इलेक्शन कराने के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, फास्ट इथरनेट 0/1 से पोर्ट फास्ट एनेबल हटा देता हूँ, नो स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो लिंक है ना, इस स्विच से लेके इस स्विच तक जो भी लिंक आपका कनेक्ट था उस लिंक को हम क्या करते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं। मतलब ये लिंक हमारा किसी वजह से डाउन चला गया, जीरो बाई टू लिंक से कनेक्ट है, इसको मैं शट डाउन कर लेता हूं। अब देखो थोड़ी देर का टाइम ले लो, ये लिंक जैसे कि आपका शट डाउन हो गया ना, कुछ देर के बाद आपका ये जो ऑरेंज वाला लिंक है ना, ये आपका ग्रीन स्टेट में आ जाएगा। कैसे आएगा आप अभी के लिए देख लो। अगर इसे मैं सोर्स स्पैनिंग ट्री करता हूँ ये वाला डिवाइस पे, ठीक है, आपका एक ही पोर्ट है, ये आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट और फॉरवर्डिंग स्टेट में है, लेकिन ये आपका क्या बनना चाहिए, ये आपका रूट पोर्ट बनना चाहिए। हाँ, इसमें शायद इफेक्ट नहीं ले रहा है, एक सेकंड, हम 30 सेकंड के लिए इंतजार करके देखते हैं। ठीक है, अब देखो 30 सेकंड के बाद आ गया, और ये जो पोर्ट आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट बना है ना, ये आपका रूट पोर्ट बन जाना चाहिए। हो सकता है ये जो स्विच आपका ये खुद रूट ब्रिज है, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ, ये स्विच आपका खुद रूट ब्रिज है, ठीक है, इसलिए ये कुछ इफेक्ट नहीं दे रहा, हम इसे रूट ब्रिज बना देते हैं। विलन 1 था ना, प्रायोरिटी हम क्या करते हैं, इसको 0 कर लेते हैं।
अब इसमें हम चेक करेंगे। अब देखो ये वाला पोर्ट इसका रूट पोर्ट बन गया। तो मतलब आपका 30 सेकंड टाइम लेता है डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज में। मैंने आपको बताया था इसमें डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज क्यों हुआ, जो सिनेरियो मैंने आपको बताया था यहाँ पे डायरेक्टली रूट ब्रिज जो है ना वो इफेक्ट में आ गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ पैकेट वगैरह वो भेजते हैं, उसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे होता है कि नहीं होता है। पैकेट ट्रेसर के बारे में मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हम टेस्ट करेंगे। हम इसको पहले नो शॉट कर लेते हैं। ये कौन सा मैसेज लिख रहा है क्या, ये एसटीपी के सिर्फ बीपीडीयू मैसेज ये लिख रहा है। सारे डिवाइसेस क्या करते हैं, आपका बीपीडीयू मैसेज हर 2 सेकंड में एक बार भेजते हैं ना, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसमें अगर आप बीपीडीयू के बारे में देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको दिखेगा। ठीक है, जो बीपीडीयू का मैंने आपको कुछ फील्ड के बारे में बताया था ना, इसमें आप देख लो। ठीक है, तो आप देखो इसमें प्रोटोकॉल आईडी जैसे कि ये 0 दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे सीएसटी चला है। सीएसटी अगर है तो उस केस में 0 दिखाता है, लेकिन यहाँ पे तो पीबीएसटी प्लस होना चाहिए, फिर भी ये 0 दिखा रहा है। लेकिन आपका सीएसटी के केस में ये आपका प्रोटोकॉल आईडी आपका एसटीपी का हमेशा 0 होता है। ठीक है, और वर्सन यहाँ पे जो है ना, ये वर्सन आपका 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये 0 दिखा रहा है। हो सकता है सीएसटी का ये बिहेवियर कुछ दिखा रहा है, या फिर पैकेट ट्रेसर की वजह से ये हो रहा है। और मैसेज टाइप आपका टाइप में ये 0 दिखा रहा है। 0 का मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू है, और 1 अगर ये दिखा रहा है तो उस केस में आपका ये टीसीएन बीपीडीयू है। रूट ब्रिज आईडी के इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो सारे इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है। तो ये उसका रूट ब्रिज जो है उसका बेस मैक एड्रेस हो गया, लेकिन यहाँ पे रूट आईडी 1 क्यों दिखा रहा है, ये कुछ गलत दिखा रहा है। इसमें आपका आईडी की जगह ये वाला आपका प्रायोरिटी वैल्यू आना चाहिए, और ये आपका हो गया। हाँ ठीक है, रूट ब्रिज का प्रायोरिटी इसलिए 1 दिखा रहा है क्योंकि रूट ब्रिज का जो प्रायोरिटी वैल्यू था ना उसको हमने 0 कर दिया था, और उसके अंदर आपका एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी लगा के आ रहा है ना। एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी में आपका VLAN नंबर आता है, 0 प्लस VLAN नंबर 1 के लिए सिर्फ हमने चला के रखा था, इसका वैल्यू 1 है। ठीक है, ये सही आ रहा है। ये आपका प्रायोरिटी वैल्यू हो गया, ये आपका बेस मार्क एड्रेस हो गया। यहाँ आपका रूट पाथ कॉस्ट आ रहा है। रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए आपका पाथ कॉस्ट क्या है, जैसे कि ये आपका रूट ब्रिज से जो बीपीडीयू रिसीव हुआ है ना, उस बीपीडीयू को हम लिए हैं, ओपन किए हैं, इसलिए ये दिखा रहा है रूट पाथ कॉस्ट जो है आपका 0 दिखा रहा है। और ब्रिज आईडी मतलब जिसने भेजा है। आप देखो रूट ब्रिज से ये मैसेज भेजा गया है, तो इसलिए आपका रूट ब्रिज आईडी और ये जो सेंडर ब्रिज आईडी ये दोनों सेम है। इसमें भी ये प्रायोरिटी वैल्यू दिखा रहा है, ये बेस मैक एड्रेस आपको दिखा रहा है। और पोर्ट आईडी में आपको ये वाला वैल्यू नहीं दिखाना चाहिए। पोर्ट आईडी मतलब सेंडर पोर्ट आईडी। प्रायोरिटी और पोर्ट नंबर को मिला के ये कुछ एल्गोरिथम रन करता है, उसके बाद जो वैल्यू आता है यहाँ पे मेंशन करता है। ठीक है, उसी हिसाब से उसने पोर्ट नंबर और जो प्रायोरिटी वैल्यू है पोर्ट का, प्रायोरिटी वैल्यू पोर्ट का आपका हो सकता है 0 टू लेके 255 तक, उसमें से कुछ वैल्यू इसने लिया है, और उसके साथ साथ उसने क्या किया, जो पोर्ट का आपका नंबर है, जैसे फास्ट इथरनेट 0/1, इसको काउंट करने का इसके पास कोई तरीका है, उसको काउंट करने के बाद उसने पोर्ट आईडी ये मेंशन किया है। और मैसेजेस आपका 0 है, जैसे कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में ये आपका 0 होता है, उसके बाद आपका 1 2 इस तरह का आपका इंक्रीमेंट होते जाएगा। और अगर आपका मैसेजेस जो है 20 है, बाय डिफॉल्ट आपका 20 होता है, तो 20 डिवाइस के बाद ये क्या होता है आपका स्टॉप हो जाता है। और मैसेज इसमें है बीपीडीयू एक्सपायर टाइमर, ये आपका 20 सेकंड का, और हेलो टाइम 2 सेकंड का, फॉरवर्ड डिले टाइमर 15 सेकंड का। जो भी फील्ड मैंने बीपीडीयू के बारे में हमने बात किया था, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और हम अभी क्या करते हैं, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन वाला देखेंगे। कुछ समय के लिए हम रियल टाइम में आ जाते हैं और सारे पोर्ट को एक बार फॉरवर्डिंग स्टेट में आने देते हैं, फिर हम कैप्चर करके एक पोर्ट को क्या करेंगे, शटडाउन में ले आएंगे, ताकि हमारा टोपोलॉजी जो है वो चेंज हो जाए। तो भी बीपीडीयू क्या भेजा जाता है उसको हम देखेंगे। ठीक है, अब इस सेम इंटरफेस को मैं क्या करता हूँ, सिमुलेशन मोड में ले आता हूँ। लाने के बाद उसी सेम इंटरफेस को हम क्या करेंगे, अभी शट डाउन कर देंगे। ठीक है, तो शट डाउन करते ही आपके डिवाइस क्या करता है, एक बीपीडीयू भेज देता है। इस बीपीडीयू में हम देखेंगे क्या इंफॉर्मेशन आपका है। तो ये कंटिन्यूसली भेजता रहा ना, तो यहाँ पे कौन सा वाला है, वो वाला वीडियो कर देते हैं।
नहीं, इसमें फ्लैग वगैरह का डिटेल आपको शो नहीं करा रहा है ना, फ्लैग के लिए यहाँ पे कोई फील्ड नहीं दिखा रहा है, इसलिए आपको देखने को नहीं मिल रहा है, नहीं तो मिल जाता। टीएलबी वगैरह कुछ शो कर रहा है क्या? नहीं, इसमें वो क्या है ना, आपका फ्लैग वगैरह के लिए जो फ्लैग के लिए फील्ड है ना, वो फील्ड यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, इसलिए आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वो वाला प्रैक्टिकल यहाँ पे नहीं दिखाएगा, लेकिन आपको जो बिहेवियर है वो आपको दिख सकता है, जो डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज के लिए मैंने जो बिहेवियर आपको दिखाया। इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज के केस में भी आप वैसे कर सकते हो। और उसके बाद एसटीपी का और क्या रह गया, आज के लिए टाइम हो गया। एक काम करते हैं, हम कल एसटीपी का जो भी प्रैक्टिकल वगैरह ना, वो प्रैक्टिकल वगैरह सबसे पहले देख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये कुछ इलेक्शन वगैरह जो है ना, वो इलेक्शन वगैरह एक दो बार और प्रैक्टिस करके, अगर आपको चाहिए आरएसटीपी, अगर ये यहाँ तक अगर आपको क्लियर समझ में आया है तो आप बता देना, फिर हम आरएसटीपी चालू कर लेंगे। 2 दिन आपका आरएसटीपी के लिए लगेगा, उसमें थोड़ा स्टेट वगैरह आपका चेंज हो जाते हैं, ठीक है। नहीं तो हमारा जो है यही पीबीएसटी प्लस तक हम रखेंगे और आरएसटीपी के बारे में जनरली बात करके छोड़ देंगे।